हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी बडी चैनल पे स्वागत है। आज हम चैप्टर 18 करेंगे नागरिक समाज एमपीएस 003 का भारत लोकतंत्र में विकास। आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मुझे कोई फीडबैक अभी मिल नहीं रहा है हाल फिलहाल की वीडियो पे कि नोट्स में ओके हैं, ओके सब कुछ ठीक है, आपको पसंद आ रहे हैं नोट्स और मेरी वीडियोस। तो आप लाइक भी इतने नहीं कर रहे वीडियो को, तो आप सिर्फ लाइक करके ही प्रकट कर सकते हैं कि आपको पसंद आ रहा है चीज़, ये चीज़। तो मेरा मोटिवेशन उससे थोड़ा डबल होता है और आपके लिए वीडियो और अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ मैं फिर उससे। चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नागरिक समाज क्या है हमारा। इसमें हम नागरिक समाज के बारे में बात करेंगे और जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनके बारे में। एनजीओ और स्वैच्छिक कार्य जो संगठन होते हैं, ये तीनों किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। और वैसे भी ये त्रिकोणीय एक ही साथ इनका संबंध देखें तो तीनों का कार्य एक सही होता है। तो अगर आपको एक के बारे में पता चल जाए तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा। जैसे देख लेते हैं भारत में, पहले नागरिक समाज की भूमिका समझ लेते हैं। भारत में नागरिक समाज का महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव है। ये समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, पर यह उनसे अलग होता है, सरकार से अलग होता है। नागरिक समाज के अंतर्गत सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन जिन्हें हम एनजीओस भी कहते हैं, स्वैच्छिक संगठन और विभिन्न सामुदायिक समूह आते हैं जो समाज के विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम नागरिक समाज की भूमिका, विकास और उसकी चुनौतियां किस तरीके से फेस करता है, वो उस पर चर्चा करेंगे। परिभाषा देख रहे थे हम सिविल सोसाइटी की। नागरिक समाज सिविल सोसाइटी एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विभिन्न संगठन, समूह, व्यक्तियों का समावेश होता है जो समाज के विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। यह क्षेत्र जो नागरिक समाज क्षेत्र है, ये राज्य और बाजार, यानी जो राज्य है ये सरकार, और बाजार जो व्यापारिक पूंजीपतियां हैं उनसे अलग बाहर आता है। और इसमें सामाजिक आंदोलन, एनजीओ, स्वैच्छिक संगठन, ट्रेड यूनियन, धार्मिक संगठन आदि शामिल होते हैं। भारत में नागरिक समाज का विकास, किस तरीके से नागरिक समाज का विकास हुआ। भारत में नागरिक समाज का विकास प्राचीन काल से देखा जा सकता है, जहां हम पहले धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने सामाजिक सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले मुंह पट्टियों के आंदोलन होते थे, जैन के आंदोलन होते, बौद्ध के आंदोलन होते थे, तो इनके ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मण प्रथा के खिलाफ। आधुनिक काल में विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के समय नागरिक समाज का संगठित रूप देखा गया। जब आज़ादी के समय आंदोलन किए गए गांधी जी द्वारा, तो उसमें एक पूरा संगठित रूप देखा गया, किस तरीके से वो इतनी वास्ट जनसंख्या एक साथ जुटकर एक चीज के लिए बात कर रही है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर नागरिक समाज ने सक्रिय भूमिका निभाई। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र और इसकी भूमिका देख लेते हैं हम। सामाजिक आंदोलन देख लेते हैं। एक तो स्वतंत्रता संग्राम हो गया हमारा, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन था, जिसमें जनता ने, बहुत सारी जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित होकर अपनी आवाज उठाई थी, संघर्ष किया था। फिर एक दलित आंदोलन होता है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों के आंदोलनों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष था, किया गया था, जिससे अम्बेडकर जी को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि वो संविधान में इनके लिए, आरक्षण के लिए फेरबदल कर सके और उसमें नियम कानूनों को बना सके। नारीवादी आंदोलन, महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए आंदोलन। नारीवादी जो भी है उसमें महिलाओं के अधिकारों और एक लैंगिक समानता, यानी मर्द और मेल और फीमेल के बीच में एक समान वितरण होना चाहिए चीजों का, अवसरों का, राजनीति में भागीदारी, हर चीज के अवसरों का समान वितरण होना चाहिए, समान मौके मिलने चाहिए। फिर आते हैं पर्यावरण आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। हमारी बुक में चिपको आंदोलन का जिक्र किया गया, नर्मदा आंदोलन का जिक्र किया गया, इनको आप पढ़ लीजिएगा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें पेड़ों को लिपटकर पेड़ों को बचाया गया था, यानी बड़ी कंपनियों से, जो वहाँ पर क्रिकेट की कंपनी आई थी, एक क्रिकेट मैन्युफैक्चरर जो बैट्स बनाती थी, वो पेड़ों को काट रही थी वहाँ पे हद से ज़्यादा, उनकी आपूर्ति जितनी थी उससे भी ज़्यादा काट रही थी, जिससे वो वहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जिसमें वहाँ के जहाँ पर डैम बनना था
वहां पर बहुत सारे गांव बेघर होने वाले थे, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। गैर सरकारी संगठन एनजीओ जिन्हें हम कहते हैं, सेवा क्षेत्र यानी शिक्षा, किस किस क्षेत्र में काम करते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास आदि क्षेत्रों में एनजीओ सक्रिय रहते हैं। अधिकार और न्याय, मानव अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार, आदिवासी अधिकार के लिए एनजीओ कार्यरत है, काम करते रहते हैं। आपदा प्रबंधन और राहत, एनजीओ आपदा के समय राहत का यानी खाना बांटते हैं और पुनर्वास का कार्य भी करते हैं। लोगों को दोबारा नया घर दिलवाने में कोशिश करते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस, कार्तियास इंडियास, ये कुछ हैं। जैसे हमारे सोनू सूद जी थे, उन्होंने भी बहुत मदद की थी, उनका भी एक संगठन था इसी तरीके से नागरिकों की भलाई के लिए। स्वैच्छिक संगठन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो हमारे स्वैच्छिक संगठन है जो किसी भी लाभ का वो नहीं फायदा रखते, वो रक्तदान शिविर जो स्वास्थ्य में काम करते हैं और स्वच्छता अभियान चलाते हैं आदि में स्वैच्छिक संगठन सक्रिय रहते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण, इसमें इनके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे डिटेल में। शिक्षा और प्रशिक्षण, स्वैच्छिक संगठन शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी काम करते हैं। कुछ महत्व देख लेते हैं नागरिक समाज के। लोकतंत्र को मजबूत बनाना, उसका जवाबदेही रखना। नागरिक समाज नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने, सरकार को जवाबदेह ठहराने और नीति निर्माण में योगदान करने के लिए मंच प्रदान करता है। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, सामाजिक मुद्दों को उजागर करके जागरूकता फैलाकर और सामाजिक न्याय और समानता के लिए वकालत करता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेवा वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कराता है। नागरिकों को सशक्त बनाता है, नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके उनका नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद करता है। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके उन्हें सशक्त बनाता है। ये इसके कुछ महत्व हो गए। फिर इसके कुछ सिद्धांत, नागरिक समाज के क्या सिद्धांत है, किन बुनियादों पर यह टिका हुआ है, किन अपने सिद्धांतों को फॉलो करता है। एक तो स्वैच्छिकता, सदस्यता की जो भागीदारी है स्वैच्छिक होनी चाहिए। कोई दबाव से किसी को एकजुट नहीं करना, जो अपनी मर्जी से जो उस विचारधारा को फॉलो करना चाह रहा है, इस मुद्दे को फॉलो करना चाह रहा है, वही उसमें जुड़ेंगे और फॉलो करेंगे उसको, आंदोलन को, उस समुदाय को, उस संगठन को, उस एनजीओ को। स्वायत्तता, राज्य और बाजार से स्वतंत्रता, यानी राज्य बिल्कुल आजाद रहते हैं, ये राज्य से भी, सरकार से भी, और बाजार यानी पूंजीपतियों से, किसी के बड़े दबाव से दूर रहते हैं। गैर लाभकारी, किसी भी मुनाफे के उद्देश्य नहीं है इनका, कोई किसी हमें पैसा कमाना है इसका नहीं है, सिर्फ भलाई करना इनका कार्य होता है। विविधता, विभिन्न विचारों, दृष्टिकोणों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जवाबदेही, हितधारकों के प्रति जवाबदेही रहते हैं। पारदर्शिता, वित्तीय और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता रखते हैं। जवाबदेह, सामाजिक हितों के प्रति जवाबदेही रहते हैं। चुनौतियां देख लेते हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है इनके पास, वैसे एनजीओस वगैरह में, नागरिक समाज आंदोलनों में पैसों की थोड़ी कमी रहती है, पर अमीर लोग दान करते रहते हैं, इनमें फंड रेजर करते रहते हैं। अधिकांश नागरिक समाज संगठनों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं मिल पाते, जिससे उनके कार्यों में बाधा आती है। फिर सरकार के द्वारा कुछ बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। कुछ संगठनों को सरकार से मान्यता प्राप्त करने और अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से चलाने में कठिनाई होती है। कुछ संगठन आधे सरकार के अंडर होते हैं और आधे बिल्कुल प्राइवेट होते हैं, बिल्कुल निजी होते हैं। कई संगठनों को सरकार से मान्यता प्राप्त करनी पड़ती है कुछ कार्य करने के लिए, तो उनमें सरकार उनको वो कार्य करने के लिए मौका नहीं देती है, तो थोड़ा उनमें बाधा उत्पन्न होती है उनके कार्य में। सामाजिक समर्थन की कमी, कई बार नागरिक समाज संगठनों को समाज से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता, जिससे उनके कार्य प्रभावी नहीं हो पाते। आंतरिक समस्याएं, संगठनों के अंदर प्रबंधन और संचालन में भी कई बारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि नेतृत्व की कमी, कोई बढ़िया नेता की कमी, संगठनात्मक ढांचा आदि। समाधान किस तरीके से कर सकते हैं इनके? सशक्तिकरण और प्रशिक्षण, नागरिक समाज संगठनों को सशक्त करने और नेतृत्व को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। नीतिगत सुधार, सरकार को नागरिक समाज संगठनों के लिए अनुकूल नीतियां बनानी चाहिए, जिससे उन्हें अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने में मदद मिले। वित्तीय सहायता, सरकार और निजी क्षेत्रों को नागरिक समाज संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सके।
सामाजिक जागरूकता, समाज में नागरिक समाज संगठनों के कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए जिससे उन्हें व्यापक समर्थन मिल सके। कुछ हमारे उदाहरण देख लेते हैं सामाजिक आंदोलन और इन सभी के जो आंदोलन महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन आदि हो सकते हैं सामाजिक आंदोलन। फिर आते हैं हमारे गैर सरकारी संगठन एनजीओ में हमारे ऑक्सफेम, क्रॉसरेड, क्राई और ग्रीन पीस आदि, ये कुछ एनजीओ हैं। और भी बहुत सारे एनजीओ हैं फिर इनमें मेन ही है ग्रीन पीस वाला, जिसमें पेड़ों की एनवायरमेंटल के लिए खतरे के लिए आंदोलन ये एनजीओ बनाया गया था, पेड़ लगाएंगे इसमें। ये स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, ये स्वयंसेवी संगठन है। सामुदायिक संगठन, महिला मंडल, युवा क्लब, स्वायत्त स्वयं सहायता समूह आदि। ये तो हमारा ऊपर का थोड़ा सा इसके नागरिक समाज के बारे में हो गया। अब सामाजिक आंदोलन के प्रकार और उनके उदाहरण देख लेते हैं हम। सामाजिक आंदोलन वे संगठित प्रयास हैं जिनका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना होता है। इन आंदोलनों का विश्लेषण उनके प्रकार, उद्देश्य, कार्य प्रणाली और प्रभाव के आधार पर किया जा सकता है। सामाजिक आंदोलन के देख लेते हैं क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है इसका। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए लोगों को संगठित और सामूहिक प्रयास सामाजिक मुद्दों, नीतियों या प्रथाओं में बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं। प्रदर्शन, धरने, बहिष्कार, याचिकाएं आदि जैसे सामूहिक कार्यों के माध्यम से काम करते हैं। सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। समय के साथ उभरते मुद्दों और चुनौतियों को अनुकूल ढलते रहते हैं। अब देख लेते हैं इसके कुछ प्रकार। एक तो हमारे सुधारवादी आंदोलन। सुधारवादी आंदोलन वे होते हैं जो समाज में सुधार लाने के लिए काम करते हैं बिना मौलिक संरचनाओं को बदलने की कोशिश किए। उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा करना। कुछ उदाहरण, नारीवादी आंदोलन, महिलाओं के अधिकारों के लिए, लैंगिक समानता के लिए संघर्ष। दलित आंदोलन, अनुसूचित जातियां और जनजातियों के अधिकारों और उनके सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास। इसके प्रभाव, इन आंदोलनों ने समाज में कई सुधार लाए हैं जैसे कि महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए विशेष अधिकार और कानून में बदलाव। क्रांतिकारी आंदोलन हमारे ये स्वतंत्रता आंदोलन और नक्सलवादी आंदोलन होते हैं जिसमें किसी तरह की क्रांति की जाती है। क्रांतिकारी आंदोलन समाज में मौलिक संरचनाओं को बदलने के उद्देश्य से होते हैं। उद्देश्य मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना, बिल्कुल पूरी तरह से उसमें अंदर रह के ही बदलने की कोशिश करते हैं। इसमें पूरी तरह से संरचना को ही बदलने की कोशिश करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। अंग्रेज शासन को मुक्ति और स्वराज प्राप्त करने का प्रयास, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और नक्सलवादी आंदोलन, किसानों और मजदूरों के अधिकार के लिए संघर्ष, साम्यवादी विचारधारा के साथ प्रभाव। यह आंदोलन समाज में बड़े बदलाव लाते हैं जैसे कि भारत में स्वतंत्रता और भूमि सुधार। एक आते हैं संरक्षणवादी आंदोलन, किसी भी चीज का संरक्षण करना आंदोलन पर्यावरण और सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। पर्यावरण की रक्षा, परिस्थितियों संतुलन बनाए रखना। उद्देश्य चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर बने बांधों के खिलाफ आंदोलन जो परिस्थितियों के पुनर्वास के लिए संघर्षरत थी। यानी वहां पे जो पहले गांव था उस गांव को जो उनको दोबारा से घर देना था उसके लिए थी। उनको बहुत सारे बेरोजगार होने थे वहां पे, लोग रहने वाले और बेघर होने वाले थे। इन आंदोलनों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण जागरूकता की और सरकारी नीतियों में सुधार लाया। सरकारी सांस्कृतिक आंदोलन, ये सांस्कृतिक आंदोलन समाज की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को सुरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए होते हैं। और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, स्थानीय परंपराओं और भाषाओं को बढ़ावा देना। भूदान आंदोलन, विनोबा भावे द्वारा चला गया आंदोलन जिसमें भूदान, जमीन का दान किया गया। जो बड़े बड़े अमीर जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, उनसे जमीन लेकर उनसे इच्छा अनुसार जितनी भी जमीन वो दान कर रहे थे इस आंदोलन में, तो वे फिर गरीब जमींदारों को, गरीब किसानों को बांट देते थे। स्वदेशी आंदोलन, भारतीय उत्पाद का उपयोग और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन था ये, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने लिखा आपको। ये आपके एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में किसी चीज का बहुत ही मदद करेंगे। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में।
मानवाधिकार आंदोलन। मानवाधिकार आंदोलन वे होते हैं जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा, उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल की मांग। एलजीबीटी के अधिकार आंदोलन, यौनिक और लैंगिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। ये जो गे कम्युनिटी है उसके लिए आंदोलन किए गए थे, उनके अधिकारों के लिए। इन आंदोलनों ने समाज में महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक बदलाव लाए, जैसे कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून और समलैंगिकता और अपराध मुक्त करना। प्रतिकार आंदोलन, हाशिए पर रहने वाले या शोषित समूह द्वारा अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए किए गए आंदोलन, अक्सर भेदभाव, उत्पीड़न या अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। उदाहरण के नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में किए गए थे। अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किए गए थे। सामाजिक आंदोलन का विश्लेषण। उद्देश्य, सामाजिक आंदोलन का किस सामाजिक मुद्दे या समस्या को संबोधित करते हैं। रणनीति, सामाजिक आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन तरीकों का उपयोग करते हैं। संगठन, सामाजिक आंदोलन कैसे संगठित तो होते हैं और उनका नेतृत्व कौन करता है। भागीदारी, सामाजिक आंदोलन में कौन लोग शामिल होते हैं और उनकी प्रेरणा क्या है। प्रभाव, सामाजिक आंदोलन ने समाज पर क्या प्रभाव डाला। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सामाजिक आंदोलन के प्रभाव। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ा सकते हैं, नीतिगत बदलाव ला सकते हैं और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक आंदोलन और नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सशक्तिकरण, सामाजिक आंदोलन के हाशिए पर रहने या शोषित समूहों को सशक्त बना सकते हैं और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने में मदद कर सकते हैं। सामाजिक एकजुटता, सामाजिक आंदोलन लोगों को एकजुट कर सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक साझा दृष्टि पैदा कर सकते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट और रह गए हमारे, एनजीओ की भूमिका, कार्य और उसके कार्य क्षेत्र, और उसके बाद हमारे स्वेच के कार्य क्षेत्र। ये 2 पॉइंट और रह गए हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा या ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ में से पढ़ लेना, या मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। पता नहीं क्यों मैं आपको सबसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करता हूँ, फिर भी ये वीडियो लंबी हो जाती हैं, 20-20 मिनट की हो जाती हैं। चलो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। अगर आपको इसका आगे की वीडियो चाहिए, चलो मैं बना ही दूंगा इसकी आगे की वीडियो। तो ओके, गुड बाय।